अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमीट्री को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। एक्चुअली इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है आइसोटॉप्स के मासेस को फाइंड करने के लिए और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करने के लिए कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने आइसोटॉप्स हैं, उनकी सेपरेशन के लिए, और उन आइसोटॉप्स की अबंडेंस कितनी है उस अबंडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री का। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जो हम कंपैरिजन करते हैं एटॉमिक मासेस को फाइंड करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं कार्बन 12 को। यानी कार्बन का जो मास है, कार्बन के जो आइसोटॉप का मास है उसे हम 12 कंसिडर करते हैं और उसके साथ जो है बाकी एलिमेंट्स का कंपैरिजन करके उनका मासेस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड डेज में मैंने आपको बताया कि जब ये टेक्निक्स नहीं थी, ये मशीन्स वगैरह नहीं थी, तब कैसे कंपैरिजन किया जाता था। तो बच्चों, तब कंपाउंड्स के अंदर रेशियोज को कंपेयर किया जाता था, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की जाती थी। कार्बन का जो कंपाउंड होता था उसे लेते थे, तो उस एलिमेंट की कार्बन के साथ रेशियोज को कंपेयर करके फिर दूसरे एलिमेंट का जो मैस है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मॉडर्न डेज में ये मशीन्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स की मदद से हम जो है आइसोटॉप्स के मासेस को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सैंपल रन करना होता है, हैंडलिंग आपको आनी चाहिए इस मशीन की, और सैंपल की प्रिपरेशन वगैरह आनी चाहिए। तो उसकी मदद से हम इजीली जो है वो आइसोटॉप्स के मासेस और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसके बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें सैंपल इनलेट होता है, जहां से हम सैंपल को इंटर करते हैं। उसके बाद फिर वेपोराइजेशन चैम्बर आता है जो कि सैंपल को वेपोराइज करता है अगर उसकी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर है। आयोनाइजेशन चैम्बर में जो वेपर्स होते हैं वो आयोनाइज होते हैं। उसके बाद ये वाला जो चैम्बर है, इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक्सेलरेशन चैम्बर भी कहते हैं क्योंकि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। फिर इसके बाद जो असल काम आता है, जो सेपरेशन आती है वो होती है, वो यहाँ पे आके होती है। मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, मैग्नेट अप्लाई करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उन आइसोटॉप्स को सेपरेट करता है उनकी मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। अभी हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चों, वो स्टेप वहां पे लिखे भी हुए हैं, वहां से आप इन स्टेप्स को देख भी सकते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो हम सैंपल लेंगे उसको हम इंटर करेंगे सैंपल इनलेट से। अगर तो वो सैंपल सॉलिड फॉर्म में है या वो सैंपल लिक्विड फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको हमने वेपोराइज करना है। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसको ऐसे ही यूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है तो वेपोराइजेशन चैम्बर की मदद से सबसे पहले उसको वेपोराइज किया जाता है। यहाँ पे कॉइल्स लगी होती हैं जो कि हीट देती हैं, उस हीट की मदद से सैंपल को वेपोराइज किया जाता है। और इस चैम्बर के अंदर जो उन वेपर्स के प्रेशर है उसको एडजस्ट किया जाता है। 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁷ टॉर तक, ये टॉर प्रेशर के यूनिट होते हैं, प्रेशर को एडजस्ट करना होता है। तो बच्चों, जरा सोचिए कि अगर हम प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, प्रेशर को क्यों कम किया जाता है, उसकी रीजन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अगले चैम्बर के अंदर हमने आयोनाइजेशन करनी है, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा, जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो करीब करीब बैठे रहेंगे, बहुत करीब करीब होंगे एक दूसरे के। तो जो आयोनाइज करना है वो मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन इजीली नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका प्रेशर है उसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है, उसको एडजस्ट किया जाता है, तकरीबन इतना लो प्रेशर किया जाता है ताकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर रहे और उनकी जो आयोनाइजेशन है वो ईजी हो जाए। यहां से फिर ये वेपर्स बनने के बाद, प्रेशर को एडजस्ट करने के बाद, ये नेक्स्ट चैम्बर में आते हैं जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पे इन वेपर्स को आयोनाइज किया जाता है। तो आयोनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है वो इस्तेमाल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की बीम हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम को वेपर्स के ऊपर फॉल किया जाता है। जो वेपर्स यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम गन की मदद से उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करेंगे। जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आयोनाइज होने के लिए बच्चों तकरीबन 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम गन की मदद से
जो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है उसके पास तकरीबन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो जो भी वेपर्स उसके अंदर मौजूद होंगे वो उनको इजीली आयोनाइज कर देगी। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन के बाद बच्चों हमने ये कंसिडर करना है कि तमाम जो आयंस बने हैं उनके ऊपर +1 चार्ज आया है। +1 से ज्यादा भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए हैं। लेकिन हमने ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो वेपर्स मौजूद हैं जिनको हमने आयोनाइज किया है उन तमाम वेपर्स के ऊपर कितना चार्ज आया है, +1 चार्ज। अब नेक्स्ट, इन वेपर्स को जो इनको हमने आयोनाइज किया है, इन वेपर्स को हमने करना है एक्सेलरेट, यानी इनकी स्पीड को हमने बढ़ाना है, इनकी स्पीड को हमने इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैम्बर में, एक्सेलेरेशन चैम्बर में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो है ये थर्ड इलेक्ट्रोड है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल कम होता है, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। एक पॉजिटिव पोटेंशियल वाला होता है पहला, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल वाला कम नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और तीसरा भी जो होता है बच्चों वो नेगेटिव पोटेंशियल वाला होता है, उसमें जो पोटेंशियल है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे होते हैं जो कि इन चार्ज्ड आयंस को एक्सेलरेट करने में, इनकी स्पीड को, इनकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये आयंस बनेंगे, ये आयंस यहाँ पे आएंगे इस चैम्बर के अंदर, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा इनको रिपेल करेगा, क्योंकि हमें पता है सेम चार्जेस बच्चे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपेल करके इनको धकेलेगा इस नेगेटिव प्लेट की तरफ यानी ये एक्सेलरेट होके जाएंगे इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस पे कम पोटेंशियल है, इस पे ज्यादा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां से होते हुए ये और एक्सेलरेट होंगे और यहाँ पे जाएंगे ज्यादा पोटेंशियल वाली प्लेट के ऊपर, यानी उनकी जो वेलोसिटी है उसको हमने इंक्रीज करना है, एक्सेलरेट करना है, वेलोसिटी को हमने बढ़ाना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट के दरमियान, जितनी वैल्यू सेट करनी हो उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। ये पहली स्लिट है जिसको हम ए स्लिट कहते हैं, ए स्लिट और बी स्लिट, इसके दरमियान में होता है वेपोराइजेशन चैम्बर, जहां पे सैंपल को वेपोराइज किया जाता है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, और प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। फिर यहां से वेपर्स आते हैं बी स्लिट और सी स्लिट के दरमियान। यहां पे होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से जो वेपर्स यहाँ पे आए हैं उनको हम करते हैं आयोनाइज, और आयोनाइज होने के बाद हम ये कंसिडर करते हैं कि इनके ऊपर चार्ज कितना है, +1 चार्ज। चार्ज ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हमने ये कंसिडर करना है कि +1 चार्ज है। इसके बाद यहां से जाते हैं ये इस एक्सेलरेशन चैम्बर में, जहां पे हमने अप्लाई करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट के दरमियान उसको एडजस्ट किया जाता है। 3 इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल जरा कम होता है, इसका पोटेंशियल जरा ज्यादा होता है। तो जैसे ही आयंस यहाँ पे आते हैं ये उसको रिपेल करके यहाँ पे भेजता है, यहाँ से मजीद अट्रैक्शन होती है तो वो आयंस यहाँ पे आते हैं, यानी उनकी एक्सेलरेशन की जाती है, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। अब जो असल काम है वो इस मैग्नेट का है, इस मैग्नेटिक फील्ड का है। जो सेपरेशन होनी है वो इसने करनी है, मैग्नेट ने करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ने करनी है। यहां से आयंस एक्सेलरेट होकर जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, पीछे से ये एक ही बीम की फॉर्म में आते हैं। जितने भी आइसोटॉप्स होंगे किसी भी सैंपल के, 2 आइसोटॉप्स होंगे, 3 आइसोटॉप्स होंगे, ये एक ही बीम की फॉर्म में यहां पर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनको सेपरेट कर देगा। 2 आइसोटॉप्स होंगे तो उनको सेपरेट कर देगा, 3 आइसोटॉप्स होंगे तो वो उनको सेपरेट कर देगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से गुजरेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको कर्व्ड पाथ में मूव करवाते हुए इनको सेपरेट कर देगा। इस तरह से सपोज अगर 3 आइसोटॉप्स हैं तो वो तीनों आइसोटॉप्स इस तरह कर्व्ड पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और ये नीचे फॉल करेंगे आयन कलेक्टर के ऊपर, या इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, आयन कलेक्टर भी कहते हैं, जो इन आइसोटॉप्स को कलेक्ट करता है। अब बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में 2 बातें समझने वाली हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन करता है वो किस बेस के ऊपर करता है।
बेसिस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, ये था मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो की बेस के ऊपर जो है ये सेपरेट करता है। चार्ज हमने कंसिडर कर लिया कि +1 है तमाम आइंस के ऊपर, लेकिन आइसोटॉप्स के मासेस तो डिफरेंट होंगे, पढ़ रखा है हमने कि तमाम जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं कि यहां से 3 लोग भागते हुए आ रहे हैं। एक का जो मैस है वो 10 किलोग्राम है, एक का मैस 20 किलोग्राम है और एक का मैस जो है वो 30 किलोग्राम है। इक्वल वेलोसिटी से वो आ रहे हैं भागते हुए। 3 बंदे भागते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बंदे को खड़ा किया हुआ है कि आपने इनको इक्वल फोर्स से धक्का देना है, इक्वल फोर्स से धक्का देना है। तो क्या होगा, सोचिए जरा क्या होगा जब वो इक्वल फोर्स से धक्का देगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा बंदा डिफ्लेक्ट होगा? जिसका मैस कम है। जिसका मैस कम है वो पहले मुड़ेगा, पहले डिफ्लेक्ट होगा। जिसका मैस उससे ज्यादा है वो उससे बाद में डिफ्लेक्ट होगा, और जिसका मैस उससे ज्यादा है वो उससे बाद में डिफ्लेक्ट होगा। तो सेम बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का यही काम है कि जिसका मैस कम होता है ये फील्ड उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, वो आइन कलेक्टर पे जाके गिरता है अलग प्लेस के ऊपर। जिसका मैस उससे ज्यादा होता है वो उससे बाद में डिफ्लेक्ट होता है। जिसका मैस उससे ज्यादा होता है वो उससे बाद में डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन गिरता यहाँ पे आगे पहले हैवी पार्टिकल है, क्योंकि पहले हैवी पार्टिकल नीचे मूव करेगा। लेकिन डिफ्लेक्शन बच्चों सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर आइन है, उसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो एक तो बात ये हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्शन किस बेस के ऊपर करता है। दूसरा, जब मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को डिफ्लेक्ट करता है तो ये सर्कुलर पाथ में, कर्व्ड पाथ में मुड़ते हैं इलेक्ट्रोमीटर की तरफ या आयन कलेक्टर की तरफ। एक्चुअली होता यूं है कि जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है ये इन आयंस के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर ये आयंस जा रहे हैं, अगर ये आयंस हैं बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई करना है। जैसे ही ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? एक किस्म का इनको धक्का देगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है वो सेम रहती है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अप्लाई होगा इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं, इसलिए ये आयन सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए यहाँ पे आके गिरेंगे आयन कलेक्टर के ऊपर। सेपरेशन कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया कि जिसका मैस कम है वो पहले डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जिसका मैस ज्यादा है वो बाद में डिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ये तमाम आइसोटॉप्स यहाँ पे आके गिरते हैं, ये आयन कलेक्टर जो है ये करंट प्रोड्यूस करता है। आयन कलेक्टर का क्या काम है? इसने करंट प्रोड्यूस करना है। जब आयंस गिरेंगे ये करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट सिग्नल की फॉर्म में जाएगा कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर फिर एक ग्राफ बनाता है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आयन कलेक्टर ने करंट प्रोड्यूस करना है, उस करंट से सिग्नल जनरेट होगा। यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उससे अलग अलग सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल जाता है कंप्यूटर को बच्चों, तो कंप्यूटर जो है वहां पे ग्राफ बना देता है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। उस स्पेक्ट्रोग्राफ के एक्स एक्सिस पे होते हैं मैसेज, यानी आइसोटॉप्स के जो मैसेज हैं वो एक्स एक्सिस पे होंगे, और जो आइसोटॉप्स की अबंडेंस है वो होगी वाई एक्सिस पे। सॉरी, अबंडेंस जो है वो वाई एक्सिस पे होगी। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि कितने मासेस होंगे आइसोटॉप्स के और कितने उसकी अबंडेंस होगी। तो लास्ट बात बच्चों, कंपेयर कैसे करते हैं कार्बन 12 के साथ? किसी भी सैंपल को रन करने से पहले उसी सेम मशीन पे हम पहले कार्बन को, प्योर कार्बन के सैंपल को रन करते हैं, कार्बन 12 के सैंपल को। अब सपोज बच्चों आप फर्ज करो कि यहाँ पे हमने पहले कार्बन 12 के सैंपल को रन किया, तो उसमें तो एक ही आइसोटॉप होगा कार्बन 12। वो यहाँ पे आके गिरेगा आयन कलेक्टर के ऊपर, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट आएगा सिग्नल की फॉर्म में, तो कंप्यूटर उसका ग्राफ बना देगा। अब सपोज वो जो सिग्नल आता है यहाँ पे आता है कार्बन 12 का, कार्बन 12 का सिग्नल जो है यहाँ पे आता है, तो वो जो कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा, इधर वाले हिस्से को, यहाँ पे मास 12 होगा, इधर वाले हिस्से को 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इधर वाले हिस्से को क्या करेगा? 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा। सपोज यहां से शुरू होता है, तो हर एक हिस्सा इसको हम कहेंगे AMU, 1 AMU।
तो यहाँ पे mass 1 AMU 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कार्बन का mass कितना हो गया 12 AMU। इस तरह से ये आगे पैटर्न चलता जाएगा, ये पैटर्न इसी तरह से आगे चलता जाएगा। सपोज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है। तो आपकी बुक में जो उसने सैंपल डिस्कस किया हुआ है बच्चों, वो नियॉन का सैंपल है। नियॉन के अंदर 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है 20 आइसोटॉप्स, 21 और 22। तो जैसे ही वो यहाँ पे आके गिरेंगे आइसोटॉप्स, यहाँ पे उसका आयन कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल यहाँ पे जाएगा। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ यहाँ पे एक पीक जो है वो 20 पे शो कर देगा, एक पीक जो है वो 21 पे शो कर देगा और एक पीक जो है वो 22 पे शो कर देगा। जो हाइट ऑफ पीक होती है वो हमें बताती है कि कितनी अबंडेंस है। अगर 20 वाला ज्यादा है तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, इसकी हाइट इस तरह से। हाइट से हमें पता चलता है कि किसी भी आइसोटॉप की अबंडेंस कितनी है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये मासेस को शो करती है। अगर हम मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। एच क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है। मैंने बताया कि जो आइंस जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में जाते हैं, कर्व्ड पाथ में जाते हैं। उस सर्कल का कितना रेडियस होगा, ये आर वो रेडियस होता है। और जो ई है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, हमने कितनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब इसमें एक बात वो और लिखता है कि इन आइंस को हम इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर भी फॉल कर सकते हैं। अब सपोज है यहाँ पे आके आइंस गिर रहे हैं इस प्लेस के ऊपर 20, 21 और 22, लेकिन इनको हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर भी फॉल कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, दो काम हम कर सकते हैं। पहला, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रखो। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप चेंज कर दो, इसको बढ़ा दो या इसको कम कर दो। सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, जरा सोचिए बच्चों, उससे क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जोर से धक्का देगा इन आइंस को, ज्यादा पुश करेगा इन आइंस को, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज्यादा होगी। जो आइन पहले यहाँ पे गिर रहा था उसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह जो आइन यहाँ पे गिर रहा था वो जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो आइन यहाँ पे गिर रहा था वो आइन जो है वो यहाँ पे आके उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्लो पुश करेगा, कम पुश करेगा, तो पोजीशन जो है वो गिरने की चेंज हो जाएगी। यही काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखें। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो बच्चों क्या होगा भला, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो आइंस की स्पीड है, जो आइंस की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन उसका पाथ जो है डिफ्लेक्शन का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो आइन पहले यहाँ पे गिर रहा था वो थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। इस तरह जो आइन पहले यहाँ पे गिर रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो आइन यहाँ पे गिर रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हुए या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हुए इनकी जो प्लेसेस हैं गिरने की उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यही था कुछ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये टेक्निक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका सारा प्रोसीजर किस तरह से होता है, सैंपल इनलेट कैसे होता है, फिर इसके बाद वेपोराइजेशन कैसे होती है, उसके बाद आयोनाइजेशन, फिर ये एक्सेलरेशन क्यों किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्शन किस तरह से करता है। तो होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो किस तरह से आइसोटॉप्स को सेपरेट करता है और उनकी अबंडेंस के बारे में हमें बताता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।